Hello friends, welcome to Zen Study. As you know that Zen Study is dealing with several topics that are related to static and current affairs. Our today's topic is dealing with current affairs, current happenings that is going in the world, that is going in the globe, that is disturbing the globe. What is the today's topic? Today's topic is related to Israel and Iran conflict. क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने पे खड़ी है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है? आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक को जो है इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की। क्यों बात की? क्योंकि आप देख सकते हैं रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल ऑलरेडी गाजा से कॉन्फ्लिक्ट में है और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिससे हमें ये लगता है कि द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द वॉर्स। तो हम देखते हैं क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंसिक्वेंसेस बन सकती है इजराइल और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रही है। क्यों इजराइल पे ईरान ने अटैक किया? इजराइल का कहना है कि ईरान ने उस पर अटैक किया, ईरान कहता है कि हमने रिटेलिएट किया। आज हम सारी चीजें पढ़ेंगे, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा डिस्प्यूट है ईरान और इजराइल के बीच में। क्या ये डिस्प्यूट शुरू से था? क्या ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है? इस सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों ये न्यूज में क्यों है। आपको मैं बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में इजराइल और गजा के जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, एक वॉर जोन बन चुका है गजा और इजराइल, जहां पे हमास और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई महीनों से चलता हुआ आ रहा है। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इजराइल ने अटैक किया सीरिया के कैपिटल डेमस्कस में। वहां किसको अटैक किया? वहां ईरान का एक कॉन्सुलेट था जिसको कि इन्होंने अटैक किया। जब ईरान के कॉन्सुलेट को अटैक किया गया तो ईरान ने उसका जो एलिगेशन लगाया, ईरान ने जो उसके इल्जाम लगाए वो इजराइल पे लगाए। इजराइल ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन ईरान उस पर इल्जाम लगाता है। और जैसा कि यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 51 उसका ये कहता है कि कॉन्सुलेट अपने आप में एक देश होता है, उस पर अटैक करना मतलब एक देश पे अटैक करना, और उसके अकॉर्डिंग रिटेलिएशन का यहाँ पे राइट होता है, किसी भी कंट्री को रिटेलिएशन का राइट होता है। तो ईरान ने उसी रिटेलिएशन के राइट के यूएन के चार्टर का हवाला देते हुए इजराइल पे अटैक किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, सामने से कन्फ्रंटेशन हुई है। और इससे पहले वो प्रॉक्सी वॉर्स करता रहता था, शेडो वॉर्स इनमें चलती आ रही थी। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि कॉन्सुलेट पे, जो सीरिया के कॉन्सुलेट पे अटैक होता है, उस कॉन्सुलेट पे अटैक होने की वजह से हमारे इजराइल के अटैक से जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जिसको ये लोग आईआरसी कहते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहते हैं, उनके कई जनरल्स की डेथ हो गई। 6 लोगों की उसमें डेथ हो जाती है। उसके बाद ही खोमेनी जो है, ईरान के जो मुखिया हैं, वो आके ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम बदला लेंगे, और उन्होंने बदला लिया। और इस बदला लेने के प्रकरण में उन्होंने जो वादा किया था, उस वादा को निभाते हुए उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम भी ट्रू प्रॉमिस रखा। जो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है वो उन्होंने रखा ट्रू प्रॉमिस। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टर्म। और क्या चीजें हमें देखनी है कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान हैज ओपनली एंड डायरेक्टली अटैक्ड इजराइल। इससे पहले वो प्रॉक्सी वॉर्स करता था, अपने कई उन्होंने गुट बना रखे हैं, हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे कई ग्रुप्स उन्होंने बना रखे हैं, जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वेपन से सपोर्ट करता है, आर्टिलरी से सपोर्ट करता है, मनी से सपोर्ट करता है। और ये इजराइल के अगेंस्ट में ये अपने कन्फ्रंटेशंस करते रहते हैं, आए दिन प्रॉक्सी वॉर्स करते रहते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन ईरान अटैक्ड इट ओपनली। और इन्होंने, एक जश्न का माहौल था ईरान में, एक जश्न का माहौल था गजा में, जब इजराइल के अगेंस्ट में ये एक्शन लिया गया। आप देख सकते हैं कई ड्रोन्स और मिसाइल्स के अटैक से यहाँ पे आप इजराइल पे अटैक होता है, और कंटिन्यूअस यहाँ पे लगातार 300 से भी ज्यादा जो हमारे ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया जाता है ईरान से। जो जॉर्डन का बॉर्डर है, जो इराक का बॉर्डर है, उसकी हवाओं में ये ईरान के जो हमारे ड्रोन्स और मिसाइल्स होते हैं वो घूमते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो क्या बहुत बड़ा सीवियर नुकसान कर पाए ईरान ने जब ये अटैक किया? तो क्या उसने बहुत बड़ा कोई सीवियर नुकसान किया इजराइल को? क्या इस अटैक से क्या कंसिक्वेंसेस आए? तो आपको मैं बताऊं कि इजराइल की एयर डिफेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उन्होंने उस जो रिटेलिएशन ईरान के द्वारा की गई, उसको उन्होंने बहुत ही आसानी से उसको डिफेंस कर लिया। आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा आयरन डोम के बारे में, और भी कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरान के अगेंस्ट में यूज किया इजराइल ने, और उसने सारे रिटेलिएशंस में जितने भी ये ड्रोन्स और मिसाइल्स यूज किए गए थे उसको उन्होंने शट डाउन करने का काम किया। कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे डील करता है, जिसके लिए फेमस है इजराइल? जो इजराइल अपने वेपन के बिजनेस में, वेपन के एक्सपोर्ट में, वेपन की जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे
जो काम करता है, जिसके वजह से इसके बहुत वर्ल्ड वाइड ये अपनी छवि बना के रखा है, तो सबसे पहले तो आयरन डोम होता है। आयरन डोम क्या है? शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, जितने भी शॉर्ट रेंज रॉकेट आते हैं उसके क्षेत्र में, उसको आयरन डोम डिफेंस करने का काम कर सकता है। और भी क्या है? डेविड स्लिंग नाम से है, जो हमारे मिड टू लॉन्ग रेंज को शट डाउन करने का काम करता है। इनके पास एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, जो एरो 2 और एरो 3 नाम से इन्होंने, इजराइल का मल्टी टियर डिफेंस सिस्टम है ये। इजराइल मैनेज टू इंटरसेप्ट 99%, इजराइल का दावा है कि इसने 99% इंटरसेप्ट कर लिया और उसको स्टक डाउन कर दिया। लेकिन ईरान के भी कुछ स्टेटमेंट है। ईरान ने कहा कि हमने सिर्फ रिटेलिएशन किया, हमने अपने अभी वो मिसाइल्स, हमने अपना फतेह मिसाइल यूज नहीं किया, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वेपन्स है उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते थे कि इनका ज्यादा नुकसान करे। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें ईरान ने दिखाया, जो ईरान के द्वारा रिलीज की गई, ईरान के एयरफोर्स के द्वारा रिलीज की गई, जिसमें ये देख सकते हैं हम कि सैटेलाइट इमेजेस में जहां पे ईरान के, इजराइल के F-16 और F-35 मिसाइल्स रखे हुए हैं, जो उनके एयर डिफेंस के जो वेपन्स है वो रखे हुए हैं, लेकिन उस पर अटैक नहीं किया गया, क्योंकि ईरान ने सिर्फ रिटेलिएशन करना था, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करना चाहता था। इसलिए ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया कि वी आर डन विद दिस ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया है। जो हमें रिटेलिएशन करना था, हमने अपना वादा पूरा किया, हमने अपना ट्रू प्रॉमिस पूरा किया। क्या रिएक्शन आया, वर्ल्ड का क्या रिएक्शन आया जब हर तरफ वॉर जैसी बातें हो रही हैं, जब आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आपको आए दिन सुनने में आता है, गजा और इसराइल में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी एक बहुत ही डिस्प्यूटेड कॉन्फ्लिक्ट है, जो बहुत सारे फ्रंट्स को खोलता है। तो दुनिया की क्या रिएक्शन आई? दुनिया की रिएक्शन यही आई, लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव कंडेम्ड द इरानियन अटैक and called for immediate cessation of hostilities। ईरान के इस अटैक के बाद दुनिया का यही रिस्पॉन्स आया कि इस चीज को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट किया जाए और इस वॉर को आगे बढ़ने से रोका जाए। यूएसए ने, जहां तक यूएसए ने एयर डिफेंस में सपोर्ट किया इसराइल को, लेकिन जब बात अटैक की आई तो उन्होंने मना कर दिया। इवन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने आके स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई हमारे इस वॉर के बीच में आता है, कोई एक्सटर्नल कंट्री आती है जो ईरान को सपोर्ट, इसराइल को सपोर्ट करती है, तो ईरान उससे फाइट करेगा, ईरान उसको कंसिडर करेगा कि वो उससे भी वॉर में है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी वहां पे, और जो वर्ल्ड का स्टेटमेंट आया है, चाइना हो, इंडिया हो, सबका यही रिस्पॉन्स रहा कि इस चीज को एस्केलेट किया जाए और इसके बीच में बात से इस चीज को सुलझाया जाए। आगे और हम क्या देखते हैं, हमने बात ईरान और इजराइल की। हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जब भी कोई चीज न्यूज में रहती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम उसके बहुत डीप माइनिंग करते हैं, लेकिन यूपीएससी हमसे इतने चालाकी से सवाल पूछता है। आज हम देखेंगे कि कहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। हमने ईरान की बात की, यूपीएससी हमसे पूछेगा कि कौन कौन से बॉर्डर्स हैं ईरान के, आप उसको नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में बताइए, ईस्ट से वेस्ट के सीक्वेंस में बताइए। चीजों को यूपीएससी आसान करके पूछता है, लेकिन हम खुद ही उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो आपकी आसानी को और आसान करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा ईरान है, जिसकी राजधानी तेहरान। ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है हमारे ईरान की, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, हम देख सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर करता है इसको, अफगानिस्तान बॉर्डर करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक और कुवैत, ये सारी कंट्रीज जो है, और सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज जो है ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है, और कुछ एरिया है, जैसे हमारा पर्शियन गल्फ का एरिया हो गया, जैसे हमारी कैस्पियन सी का एरिया हो गया। इन चीजों के बॉर्डर जो है ये सी बॉर्डर या वाटर बाउंड्रीज लगती है। तो मैं आपको फिर से दोबारा रिवाइज करवा दूं, अगर मैं ईरान की बाउंड्रीज की बात करूंगा, लैंड बाउंड्रीज की बात करूंगा, तो इराक, टर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं अगर हम मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान, ये सारी कंट्रीज हैं जो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती हैं। आगे हम देखते हैं इन कंट्रीज के इंपॉर्टेंट सीज के बारे में हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कैस्पियन सी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है हमारे ईरान के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है कि कौन कौन सी कंट्री है जो कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। पर्शियन गल्फ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्शियन गल्फ भी है, और हमारा जो गल्फ ऑफ ओमान है वो भी ईरान की साउदर्न
बॉर्डर्स में आता है। और ये जो एक एरिया है जिसके बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे, ये वर्ल्ड का 24% ट्रेड जो है, ऑयल का ट्रेड, आपको पता है ईरान ऑयल ट्रेड करता है, ईरान के पास तेल है, और तेल होने की वजह से यहाँ पे जो ये ट्रेड जो जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, यहाँ से दुनिया का 24% ट्रेड होता है। तो ये, और इस स्ट्रेट के बारे में ईरान ने धमकी दी है। ईरान आए दिन ये स्टेटमेंट देता रहता है कि दिस स्ट्रेट विल बिकम द रीजन फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर, आई विल स्टॉप ऑल द नेविगेशन, ऑल द ट्रांसपोर्ट। और आए दिन प्रॉक्सी वॉर्स की बात जब हमने की, तो इजराइल लेट जो भी कंसाइनमेंट होता है या कोई भी ऐसे शिप्स होते हैं जो इजराइल बेस्ड होता है, उसको यहाँ पे अटैक किया जाता है ईरान के द्वारा। ये प्रॉक्सीज वॉर दोनों साइड से चलती आती रहती हैं। इजराइल ने भी बहुत सारे अटैक्स किए, इजराइल ने भी ईरान का बहुत नुकसान किया। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इजराइल इज वॉचिंग लाइक अ ईगल ऑन ईरान। तो ये वॉर बोथ साइडेड वॉर है, इजराइल के भी मिस्टेक्स हैं, ईरान के भी मिस्टेक्स हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ट्रेड पर्पज से, और अगर इसको स्टॉप कर देने की बात करता है ईरान, तो वर्ल्ड में जो तेल के दाम है वो बिल्कुल बहुत हाइप में चले जाएंगे, और ईरान और इजराइल के डिस्प्यूट की वजह से ऐसे भी हमारे तेल के दामों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, हमने बात की ईरान की, अब हम बात करते हैं इजराइल के मैप की बात करते हैं। इजराइल के अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, तो इजराइल कंट्री मिडिल ईस्ट की कंट्री है ये, और मेडिटेरियन सी से सराउंडेड है ये इसके बाउंड्री में आप देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी भी आता है। नॉर्थ में लेबनान है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, जॉर्डन इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में आता है, और इजिप्ट इसके साउथ वेस्ट में आता है। मेडिटेरियन सी से ये वेस्ट में घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा वेस्ट बैंक का इलाका हो गया, ये सीरिया हो गया, ये हमारा जॉर्डन है जो इसके बॉर्डर्स में आता है, ये डेड सी है हमारा, इजिप्ट बेस से बाउंड्री शेयर करता है। गजा जहां पे वॉर चल रही है वो ये रीजन है गजा का। इजराइल 1948 में रिकॉग्निशन मिलता है इसको लैंड दी जाती है यहाँ पे, लेकिन इसने इंक्रोचमेंट किया। पैलेस्टाइन की जो लैंड थी उसको इन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर में, इसलिए इसको सबसे बड़ा ऑपरेशन भी कहा जाता है, ऑपरेशन ऑफ द करंट टाइम कहा जाता है इसको। आगे चलते हैं इजराइल के बारे में और हम बात करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि क्या है इजराइल और ईरान के रिलेशन। क्या ये रिलेशन हमेशा से खराब रहे? नहीं, ये रिलेशन हमेशा से नहीं खराब रहे। ऐसा पहले नहीं था कि इजराइल और ईरान में डिस्प्यूट थे, दे वर फ्रेंडली कंट्रीज। इवन इजराइल को रिकॉग्निशन देने वाला पहला मुस्लिम नेशन जो था वो ईरान ही था। ईरान ने ही इसको सबसे पहली बार एक्सेप्ट किया कि हाँ, इजराइल एज अ नेशन एक्सेप्ट करने वाला पहला मुस्लिम नेशन जो था वो हमारा ईरान ही था। 1948 की बात कर रहे हैं। इट वाज ओनली आफ्टर 1979 दैट देयर डिप्लोमेटिक टाइज एंडेड। उससे पहले इनके बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज हुआ करते थे, लेकिन 1979 में क्रांति होती है जिसको इस्लामिक क्रांति कहते हैं, उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। तो हम देखते हैं क्या चीजें बदली। ईरान और इजराइल के जो रिलेशन थे उसको हम 4 फेज में देख सकते हैं। एक तो एम्बिवैलेंट रिलेशनशिप थे 1947 से 1953 तक, नॉर्मल रिलेशन, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। उसके बाद 1953 से 1979 तक फ्रेंडली रिलेशन होती है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे रजा शाह की एक सरकार थी जिसमें ये फ्रेंडली रिलेशन था। 1979 में जब हमारा इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है ईरान में, वहां से चीजें बदलती हैं, और अभी करंट सिनारियो जो है उसको हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो क्या था इजराइल और ईरान के बारे में अगर हम देखें, 1953 से 1979 तक एक पहलवी डायनेस्टी यहाँ पे चलती थी, पहलवी डायनेस्टी ऑफ ईरान। रिलेशनशिप उस टाइम बहुत ही कॉर्डियल थे, बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे, फ्रेंडली रिलेशनशिप कहलाते थे। और इवन ईरान ने, चूंकि आपको पता है कि ईरान का और सऊदी जो अरब कंट्रीज है, इनका एक अपना डोमिनेंस, कौन इस्लामिक नेशन को, कौन इस्लामिक ब्रदरहुड को लीड करेगा, लेजिटिमेसी की एक लड़ाई है, एक डिस्प्यूट है, सुन्नी और शिया डिस्प्यूट चलता रहता है, आप इस चीज से भी वाकिफ है। तो उस ड्यूरेशन में आप जब देखेंगे, जब 6 डे वॉर होता है, जब अरब वॉर्स होते हैं, इजराइल और अरब के वॉर होते हैं, वहां पे कई कंट्रीज मिलकर जब इजराइल से फाइट करती रहती है और 6 डे वॉर डिक्लेयर होता है, वहां पे भी ईरान ने सपोर्ट किया था इजराइल को, वही इजराइल जिसपे आज ईरान ने अटैक किया है। आप देख सकते हैं ये रजा शाह है पहलवी डायनेस्टी के, और यहाँ पे आप ईरान और सऊदी के भी रिलेशंस देख सकते हैं। तो ये पहलवी डायनेस्टी जब खत्म होती है 1979 में, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, खोमेनी आयतुल्लाह खोमेनी के लीडरशिप में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। उसमें डेमोक्रेसी टाइप का माहौल था ईरान में, बहुत लिबरल माहौल था, लेकिन फिर इस्लामिक रिजीम लाया जाता है वहां पे। खोमेनी के लीडरशिप में एक रिजीम आता है
जिसको कि आफ्टर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन हमने नाम दिया। सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसीज चेंज हो जाती है वर्ल्ड वाइड। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है तो वहां से जस्टिफाई किया जाता है, वहां से इस खोमेनी के इस टेन्योर में कहा जाता है कि इजराइल लिटिल शैतान है और जो हमारा अमेरिका है उसको ग्रेट शैतान बताया जाता है। आप देख सकते हैं एक बुस्टर्स के तौर पे यहाँ दिखाया गया, ये इजराइल और यूएसए यूके सबको इन्होंने शैतान की उपाधि दी है, शैतान से कंपेयर करते हैं खोमेनी की लीडरशिप में। आपको आगे मैं ले चलता हूं पोस्ट 1979 की अगर हम बात करें, जब 1979 के बाद ये रिलेशनशिप जब कॉर्डियल से फ्रेंडली से ये रिलेशनशिप जब नेगेटिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है, जब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं, चीजें एली से ये जब चेंज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडो वॉर चलना स्टार्ट होता है। क्या शेडो वॉर चलता है आपको मैं बताऊं, 2019 में अमेरिका पे इल्जाम लगता है ये कि कासिम सुलेमानी नाम के जो इनके आईआरसी जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ थे, जो कुछ कमांडो के जो हेड थे, उनको अमेरिका के द्वारा स्टक डाउन किया जाता है, उनको ड्रोन अटैक के द्वारा मारा जाता है। दूसरी घटना अगर मैं आपको बताऊं तो इन पे एक अटैक होता है, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसका नाम फखरीजादे है, इनको भी स्ट्रेटेजी और इनको कंट्रोवर्सी के तहत मारा जाता है, इन पे अटैक किया जाता है, ड्रोन और रोबोटिक अटैक किया जाता है और इनको मार दिया जाता है, जो फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहे जाते हैं ईरान के। तो कई सारे प्रॉक्सी अटैक्स हुए, इनके न्यूक्लियर वेपन जहां पे ये न्यूक्लियर जो इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट है उन पे भी अटैक होता है और ये सारे प्रॉक्सीज वॉर्स चलते रहते हैं। स्टक्सनेट नाम का ये एक वायरस था, इसके बारे में भी इजराइल एक स्टक्सनेट नाम के वायरस से अटैक करता है ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को। अब ये देखिए नातांज जो है ये हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नातांज न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि ये ईरान में है। ये सारे प्रॉक्सीज वॉर चलते हैं, अटैक्स चलते हैं, साइबर अटैक्स चलते हैं, इजराइल और ईरान के बीच में ये अटैक्स चलते रहते हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई में क्या करता है, तो ईरान को अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रॉक्सी वॉर्स लड़ता है, प्रॉक्सी वॉर्स हमास के तौर पे लड़ता है। ये इजराइल में जो अभी हमास की लड़ाई चल रही है, हमास को फंडिंग कौन करता है, तो ईरान करता है। हमास को वेपन्स कौन देता है, तो ईरान देता है। हिजबुल्लाह जैसे संगठन है जिनको सपोर्ट करता है, और हूती जो हमारे यमन में जो हूतीज हैं उनको भी सपोर्ट करने का काम ईरान ही करता है। ये प्रॉक्सी वॉर्स इनके बीच में चलता आ रहा है और अब जाके इनका कॉन्फ्रंटेशन हुआ। अब देखिए मैं करंट सिनेरियो आपको बताऊं, करंट में मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की, तो एक इंसिडेंट होती है, वो इंसिडेंट क्या होता है कि सीज ऑफ इसराइली कंटेनर बाय ईरान, ईरान के द्वारा एक इजरायली कंटेनर को कैप्चर कर लिया जाता है। इसी हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये क्रॉस कर रही थी जब, तो इसको कैप्चर कर लिया जाता है, इसको सीज कर लिया जाता है आईआरसी के द्वारा, उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड होते हैं उनके द्वारा सीज कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में कैसे आईआरसी के कमांडर्स यहाँ पे उतर के इसको इस कंसाइनमेंट को सीज कर लेते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए, आपको मैं बताऊं, ये जो शिप थी जिसको सीज किया जाता है, ये शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब क्रॉस कर रही थी तो तेहरान feared retaliation for a deadly Israeli strike on its consulate। सबसे पहले उनके कॉन्सुलेट पे जब अटैक होता है, उस कॉन्सुलेट के अटैक के रिस्पॉन्स में इन्होंने इसको सीज कर लिया था। किसकी शिप थी ये, कौन थे इसमें सवार, तो अगर हम देखें ये शिप, इंडिया का क्या एंगल बनता है इस शिप में, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ये हेलीकॉप्टर ड्रॉप करते हैं और एमएससी एरीज नाम से ये कंटेनर वेसल था जो कि ज़ोडेक मैरीटाइम, इजरायली एक बिलीनियर है, इजरायली बिलीनियर है एयाल ऑफर नाम के, इनका ही ये शिप था, इनकी ही कंपनी थी जो जिसका नाम इन्होंने एमएससी एरीज के नाम से रखा हुआ था। इसको ये लोग सीज कर लेते हैं। इसमें जब सीज करते हैं तो इसमें 17 भारतीय पाए जाते हैं, तो इंडिया का एंगल यहां से बन जाता है। फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और जो ईरान की है उन वार्तालाप चलती है, इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अपने इंडियंस के लिए बात की जाती है। तो आप देख सकते हैं प्रॉक्सीज वॉर का दौर चल रहा है। अब आगे हमें देखना है कि इजराइल क्या रिटेलिएट करता है। इजराइल का स्टेटमेंट रहा वी कैन डू एनीथिंग टू डिफेंड अस, जो बेंजामिन नेतन्याहू वे कहते हैं कि हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये चीजें आगे चलती रहेंगी, ये कॉन्टेम्पोरेरी इशू चलता रहेगा। देश और दुनिया, भारत का यही विचार रहा, भारत ने यही संदेश भेजा कि शांति और एस्केलेशन की बात की, वार्तालाप की बात की। तो हम विश करते हैं कि आगे ये हमारा जो एस्केलेशन है, ये जो रिटेलिएशन और वॉर का दौर है, ये रुके। बेहतर दुनिया के लिए हम इंतजार करते हैं। थैंक यू।